अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही थी, तो आज इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइंस आर। हमने अब लाइंस को चेक करना है, वो दो लाइंस उसने हर इसके पार्ट में यानी 3 पार्ट हैं उसमें दी हुई हैं। हमने इसको चेक करना है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नेदर पैरेलल और नॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब याद होगा पीछे मैंने आपको जब पिछले लेक्चर्स में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें मैंने आपको जब स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म करवाई थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, वो देख सकते हो, जाके विजिट कर सकते हो। तो उसमें हमने एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी थी, जिसमें हमने ना स्लोप की वैल्यू निकालनी सीखी, यानी एम स्लोप होता है ना, ये जो एम होता है स्लोप होता है, इसकी वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो सेम उसी मेथड से स्लोप निकाल लेंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, पहले लिख लो। तो यूजिंग जो आप फॉर्मूला यूज करने लगे हो ना, सबसे पहले दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला लिख लो। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके मुताबिक क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको इक्वेशन ए कह लो। अब इसकी मदद से ही दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लो और एंड पे देख लेना कि क्या आता है। तो अगर पैरेलल होंगे तो दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर आएंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस की फॉर्म में 1 की फॉर्म में आएगा। और अगर दोनों ही नहीं होता तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो। तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इधर ही रहा और यहाँ पे क्या कर लो, -2x लिख लो और ये प्लस का 3 लिख लो। ठीक हो गया। सो तो यहाँ पे है m की वैल्यू क्या आ गई, जो -2 के साथ, यानी इसके साथ कंपेयर कर लो तो यहाँ पे आ गया -2 और c इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। सो जो हमें m1 की, यानी इसको m1 कर लेते हैं, m1 की वैल्यू यानी पहले स्लोप की वैल्यू -2 आ गई। क्यों गया, अब पहली स्लोप ये आ गई, हम दूसरी स्लोप निकाल लेते हैं। तो दोबारा से वही दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है y वाली इस तरफ रखोगे, क्योंकि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो 2y इज इक्वल टू -4x माइनस का 5। ठीक हो गया। अब टू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ, तो -4x ओवर 2, आप इस तरह लिखना चाहो इस तरह लिख लो, और -5 ओवर 2 इस तरह लिखना चाहो, लाइक इस तरह करना चाहो तो इस तरह कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बाय 2। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट क्या, तो हमारे पास y इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 और -2x और -5 ओवर 2। लेकिन जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमें ये चाहिए ना, तो यहाँ से m की क्या वैल्यू आई, -2 आ गई, और जो c की वैल्यू आ गई -5 ओवर 2 आ गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो m2, मतलब ये चीज m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू चाहिए ना, तो m2 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये देखो यहाँ पे m1 और m2 आपस में इक्वल हैं, तो लिख लो, हेंस लिख लो एज m1 is equal to m2, so these two lines are parallel। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल आ गई है। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी में भी वही है, वैल्यूज दी हुई है उसने, और इसकी स्लोप्स और स्लोप्स निकालने के बाद चेक करना है कि वो स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, कि ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। अब इसमें से भी सब पार्ट इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये भी फर्दर डिवाइड होगा ना, तो इसको इधर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सेपरेटेशन और ये फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है इसको, तो अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करके ही m की वैल्यू निकल रही है ना, तो देख लेते हैं, पहली वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये देखो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इधर आके जब डिवाइड हुआ तो y इज इक्वल टू 1/3
2x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2/3 साथ में x प्लस 5/3 लिख लिया। हियर जो m है यानी स्लोप है वो 2/3, क्योंकि x के साथ वाली m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू होती है ना, और c इज इक्वल टू 5/3 था। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, स्लोप की वैल्यू, यानी यहाँ पे उसको m1 कह लो, वो आ गया 2/3 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2y यहाँ पे रहने दो और 3x इधर आके माइनस का हो गया, और ये 8 है यहाँ पे माइनस इधर आके प्लस का हो गया। अब 2 के साथ डिवाइड कर लो तो y इज इक्वल टू 1/2 x और प्लस का 8 एज इट इज रहा। ठीक है, मेन कंसर्न हमारा स्लोप है, x के साथ वाली वैल्यू क्या है, बाकी c की वैल्यू जो मर्जी आती है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो -3/2 और साथ में x प्लस 8/2। ठीक है, इसको कटिंग के लिए कर लो, लेकिन क्योंकि हमारे से कंसर्न नहीं है तो बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, -3/2 आ गई, और यहाँ पे जो c की वैल्यू है 2 और 2 4 तो 4 आ गया। लेकिन जो हमें m की वैल्यू चाहिए यानी m2 की वैल्यू यहाँ पे -3/2 सिंपली हमारे पास आ गई। तो पैरेलल तो ये नजर नहीं आ रही, तो अगर इनकी स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो मुझे लगता है -1 के इक्वल आ रही है। तो m1 और m2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या है 2/3, और ये क्या है -3/2। तो 2 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। तो सो एस m1 और m2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर -1 के इक्वल आ रहा है। सो hence these two lines are perpendicular। ठीक है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। तो थर्ड वाले को देख लेते हैं, अब वो परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखा ना, सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को आप याद कर लो तो सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले दोबारा से इसके लिए भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लें, तो ताकि जर्नल के साथ आप इसका कंपैरिजन कर लो तो आपको सिंपली वैल्यूज का पता चल जाए। तो स्लोप इंटरसेप्ट और फॉर्म, तो वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसको इक्वेशन ए जनरल इसकी जो इक्वेशन है वो कह लो। ठीक हो गया। अब इसकी मदद से ही मतलब इसे कंपैरिजन करके, जैसे मैंने पहले बताया, आप क्वेश्चन को सॉल्व, और उसमें से m की वैल्यू निकल आती है। तो 4y प्लस 2x माइनस 1, और यहाँ पे अगर इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 4y इधर ही रहने दो, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -2x, और क्योंकि 4 से डिवाइड करे हो तो वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि अलग-अलग ही करना होता है, बट चलो ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -2/4 साथ में x, और माइनस ये प्लस प्लस प्लस, और 1 1 1 और ओवर 4 आ गया। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो y इज इक्वल टू -1/2x आ गया और प्लस 1/4 आ गया। मेन हमारा कंस्ट्रेंट सिर्फ x के साथ वाला है, लेकिन लिख लो m इज इक्वल टू -1/2 है और c इज इक्वल टू 1/4 है, लेकिन मुझे m चाहिए तो m1 यहाँ पे -1/2 आ गया। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू देख लो, तो x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो -2y इधर ही रहने दो, और x माइनस का 7, और ये प्लस इधर आके हो गया ना, ये x माइनस का हो गया, 7 प्लस का हो गया। अब 2 इसके साथ माइनस को डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू -1/2 और माइनस का x और प्लस का 7। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2x और प्लस माइनस माइनस और 7/2 मल्टीप्लाई करके 7/7 और 2 नीचे आ गया। अब यहाँ से आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और जो c की वैल्यू आ गई -7/2। तो यानी जो m2 की वैल्यू यानी स्लोप जो दूसरी लाइन की स्लोप है उसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो क्या ये दोनों स्लोप आपस में बराबर है? जी नहीं, इनके साथ इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। क्या ये दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करके -1 आंसर आ सकता है? जी नहीं, इन दोनों स्लोप्स को आंसर मल्टीप्लाई करके -1 भी आंसर नहीं आ सकता, बल्कि -1/4 आएगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि मल्टीप्लाई करके भी लाइक
एस m1 नॉट इक्वल टू m2, यानी -1/2 और 1/2 आपस में बराबर नहीं हो सकते, एंड m1 डॉट m2 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी -1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके -1 तो नहीं ना आता, तो सो द लाइन्स आर नाइदर पैरेलल, और यहाँ पे गलत थोड़ी जगह था मैं, तो नॉट परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो ना ये पैरेलल है और ना ये बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास इसके बारे में आंसर हमारे पास आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 = 0। तो याद है ना कि हमने एक इक्वेशन बनाया करते थे जिसमें वो होता था y - y1 = m × x - x1, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट होता था ये x1 y1 का पॉइंट होता था, और अगर आपके पास स्लोप गिवन होती थी तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक लाइन गिवन होती थी, आप उसमें से स्लोप निकालते थे, और जो कंडीशन होती थी कंडीशन को पहले देख लेते थे कि अगर पैरेलल है परपेंडिकुलर है तो आप उस स्लोप में चेंजिंग करते थे, नहीं तो सिंपली आप जब वो चेंजिंग करने के बाद अगर वो पैरेलल होती तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आता था। अगर परपेंडिकुलर होती थी, जो अगले क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, तो चेंज क्या आएगा उसको देखेंगे, तो फिर उसमें वैल्यू सेम की वैल्यू पुट करके और सारा सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हेयर जो x1 और y1 है वो इज इक्वल टू -4 और 7 है, एंड जो हमारे पास गिवन लाइन है वो गिवन लाइन कितनी है, गिवन लाइन हमारे पास है बच्चे 2x - 7y + 4 = 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो स्लोप निकाल लो, सो स्लोप विल बी, तो सबसे पहले आपको एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी y = mx + c, जिसकी मदद से आप स्लोप निकालोगे। ठीक है ना, हमने स्लोप जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक बार पढ़ लिया है, तो उसके लिए ही आपके लिए ज्यादा मतलब मुनासिब है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक मेथड आपको समझ आ गया है उसका। तो यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y = mx + c, और इक्वेशन ए कह लो, इसे कंपैरिजन कर लेना। तो यहाँ पे पहले बस स्लोप निकालिए, मेन हम स्लोप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 7y + 4 = 0, और यहाँ पे ये 7y इधर आके प्लस कर लो, यानी 7y प्लस का हो गया, और 2x + 4 एज इट इज रहा। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली 7 से डिवाइड कर दो, यानी y = 1/7 और 2x प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा y = 2/7x + 4/7। तो सो जो स्लोप है, यानी जो हमारे पास m की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बच्चे, 2/7 सिंपली, यानी जो x के साथ वाली वैल्यू होती है ना m की, तो वो कितनी आ गई 2/7 सिंपली हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आ गई। बस अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में उसको मतलब उसकी इक्वेशन बनानी है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्योंकि पैरेलल है तो पहले देख लेते हैं। इक्वेशन बनाने से पहले ये चीज कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। एस जो है जो हमारे पास जो लाइन है, यानी जो इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 and 7 and parallel to the line this, तो सिंस जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के, एज द रिक्वायर्ड इक्वेशन या लाइन जो मर्जी आप कह लो इज पैरेलल टू गिवन लाइन, सो जो m है यानी m1 जो हमने मेन हमारा कंसर्न है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल है, तो m = 2/7 ही रहेगा। ठीक हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आप इक्वेशन बना लो, तो आप लिख लो देयरफॉर, या लिख लो कि नाउ
इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें ना, जैसे इक्वेशन ऑफ कह लो, इक्वेशन ऑफ लाइन कह लो, या लिख लो इक्वेशन ऑफ एज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, या ठीक है इक्वेशन ही बस ठीक है लिख लो, ऊपर लिख दिया, यहाँ पे हम क्योंकि करने लगे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे नो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/7 पासिंग थ्रू, यही है ना, पासिंग थ्रू, किससे पास करिए बच्चे, -4/7 से इस, तो जनरल इक्वेशन याद है ना क्या होती है, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो ये जनरल इक्वेशन है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो और सॉल्व हो जाएगा, तो y चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, और y1 कितना आ गया, y1 यहाँ पे आ गया आपके पास 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, और साथ में x एज इट इज रहा, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गया, ठीक हो गया। तो y ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में 2 यहाँ पे एज इट इज कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, ठीक हो गया। तो 2y माइनस 2 7 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 2 8 आ गया, तो इसके हिसाब से करेंगे, तो 2x आ गया और -2y ये आ गया, और ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया, यानी क्योंकि मैं साइन चेंज करूँ ना, ये प्लस का 14 आ गया, और 2x क्योंकि पॉजिटिव का, तो 8 पे पॉजिटिव का रहा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 2y, और 14 में 8 2 7 14 और 2 4 8, ठीक है। ओके ये 7 है ना, ये 7 है, ये 7 है, सॉरी 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 सॉरी, ये 7 है, ठीक हो गया, ये 7 है, 7 और 7 7 49, ठीक हो गया, ये 7 है, ये भी 7 है, और ये 49, और माइनस का था प्लस हो गया, तो प्लस का 57 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 2 से किया था, वो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, तो 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7y माइनस 7x माइनस 2y प्लस 57 इज इक्वल टू 0, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, जबकि वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जब जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और पैरेलल है इस लाइन के। तो मैंने कहा था कि ये पैरेलल के लिए हो गया, आगे चल के परपेंडिकुलर के लिए भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन में क्या है उसको अभी समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूंगा कि हर डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर के नोट्स का लिंक मिल जाता है गूगल ड्राइव लिंक का, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने नोट्स वगैरह मुकम्मल कर सकते हो और लेक्चर को रोके बगैर बगैर इंटरप्शन के बाद में नोट्स डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। और इसी के साथ मैंने व्हाट्सएप का एक चैनल भी बना दिया, जहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए 15 -15 और -18 और बी 10 और 7। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन, जो इक्वेशन निकालनी है लाइन की, और इस पॉइंट्स में से यानी 5 और 8 -8 में से वो पास थ्रू कर रही है, ठीक हो गया। तो पॉइंट x1 y1 ये आ गया, और इसके परपेंडिकुलर है ये जो दो पॉइंट्स हैं, यानी अब ए और बी के स्लोप निकालोगे। तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला याद है ना, जब मैंने पहले भी आपको करवाया था, x1 y1 और इसको x2 y2 कह देते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 - y1 और x2 - x1, याद है ना। मैंने उसी फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी, तो 7 -18 पुट कर दिया, और 10 और -15 पुट कर दिया, तो 7 माइनस प्लस 18 में 7 प्लस किया 25, और 10 में 15 माइनस प्लस किया तो 25, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 1 आ गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो लिख लो सिंस जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमारे पास जो हमने लाइन निकालनी है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है, सो स्लोप उसकी जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी वो कैसे मिलेगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू
-1/m, उस स्लोप के लाइक 1 -1/m के फॉर्म में लिखेंगे तो -1 एज इट इज आ गया, और m तो वैसे ही 1 है, यानी हमारे पास जो स्लोप आ गई, यानी ये जो स्लोप आ गई, इस लाइन की जो स्लोप आ गई, वो जो परपेंडिकुलर है इसके, तो वो कितनी आ गई हमारे पास -1 आ गई। ठीक हो गया, तो स्लोप की वैल्यू आ गई, वो जो इक्वेशन में हमने पुट करनी है, और पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे है जो हमारे पास x1 और y1 जो पॉइंट्स हैं जहां में से वो पास कर रही है, वो क्या है, और 5 और -8 है, तो आप लिख लो। तो नाउ जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, अब जो स्लोप थी वो परपेंडिकुलर थी, वो स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप, इसको m डैश मैंने कह दिया इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो वो कितनी है -1, और पासिंग थ्रू, इसे पास करिए बच्चों 5 -8 से इज। तो सबसे पहले आप उसकी जनरल फॉर्म लिख लो, ताकि आपको पता हो कि जिस तरह पीछे भी करते हैं कि उसमें वैल्यूज पुट करना आसान हो। तो वो क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक हो गया, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो y एज इट इज रहा, -y1 की वैल्यू -8 आ गया, और m तो -1 है, x की वैल्यू एज इट इज, x1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। ठीक हो गया, तो y -+8 आ गया, +-1 x आ गया, -+5 आ गया, और इसको इधर ले आओ, तो x प्लस y प्लस 8 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और x प्लस y प्लस माइनस बड़ी वाले के साथ प्लस का साइन है, तो 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक हो गया, जबकि परपेंडिकुलर है इसके इनके, और इसमें से पास करिए वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसके साथ हमने कवर कर लिया।